आज की चर्चा उस दौर के बारे में जो शायद जिंदगी का सबसे अजीब, सबसे मुश्किल और शायद सबसे यादगार दौर भी होता है। वो उम्र जब हमारी अपनी ही आवाज हमें पराई लगने लगती है, शरीर में ऐसे बदलाव आते हैं जिन्हें समझना मुश्किल होता है, और दिमाग तो जैसे एक तूफान की जद में होता है। बिल्कुल, एक ऐसा दौर जिसे पार तो सब करते हैं लेकिन समझते बहुत कम है। अक्सर इसे सिर्फ मूड स्विंग्स या टीनेज ड्रामा कहकर खारिज कर दिया जाता है। सही बात है। लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही गहरा और दिलचस्प विज्ञान काम कर रहा होता है। और आज हम उसी विज्ञान की परतों को खोलने वाले हैं। हमारे पास 8वीं कक्षा की विज्ञान की किताब के कुछ अंश हैं, लेकिन हम इसे सिर्फ एक शुरुआती बिंदु की तरह इस्तेमाल करेंगे। हाँ, एक बेसलाइन की तरह। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या होता है, बल्कि ये समझना है कि क्यों होता है। आखिर क्यों किशोरावस्था इतनी सार्वभौमिक रूप से अजीब और मुश्किल होती है। चलिए देखते हैं। शरीर और दिमाग के इस सबसे बड़े रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की गहराइयों में उतरते हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये किशोरावस्था या एडोलेसेंस, ये है क्या? हमारे स्रोत बताते हैं कि ये आमतौर पर 11 से 19 साल की उम्र का दौर है। और इसकी शुरुआत को यौवनारंभ या प्यूबर्टी कहते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक टाइमलाइन तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, ये एक जैविक टाइम टेबल है जो हर किसी के लिए थोड़ा अलग होता है। दिलचस्प बात यह है कि लड़कियों में ये प्रक्रिया आमतौर पर 11 साल के आसपास शुरू हो जाती है। अच्छा? जबकि लड़कों में ये लगभग 2 साल बाद, मतलब कोई 13 साल की उम्र में शुरू होती है। तो एक ही क्लास में काफी फर्क दिखता होगा? बहुत ज्यादा। आप सोचिए, एक ही क्लास में कुछ बच्चे शारीरिक रूप से तेजी से बदल रहे होते हैं, जबकि कुछ अभी भी बच्चे ही लगते हैं। इसका सामाजिक और भावनात्मक असर भी होता है। हाँ, ये बात तो है। और इसी दौर में लंबाई सबसे तेजी से बढ़ती है। मुझे याद है, गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल खुलने पर कुछ दोस्त तो बिल्कुल पहचाने ही नहीं जाते थे। हाँ, ऐसा लगता था जैसे रातों रात कोई जादू हो गया हो। वो जादू नहीं, बल्कि शुद्ध जीव विज्ञान है। इसे ग्रोथ स्पर्ट कहते हैं। बचपन के बाद शारीरिक विकास की इतनी तेज रफ्तार दोबारा कभी देखने को नहीं मिलती। लेकिन ये सारे बदलाव खुद ब खुद नहीं होते। इनके पीछे एक बहुत ही व्यवस्थित एक कमांड और कंट्रोल सिस्टम काम कर रहा होता है। और उस सिस्टम की भाषा है हार्मोन्स। ये शब्द हमने कई बार सुना है, लेकिन असल में ये हैं क्या? रासायनिक संदेशवाहक। ये सुनने में थोड़ा किताबी लगता है। यूँ समझिए, मान लीजिए आपका शरीर एक बहुत बड़ा और जटिल देश है, और अब वक्त आ गया है कि इस देश में कुछ बड़े बदलाव किए जाएं, जैसे नई फैक्ट्रियां लगाना, नई सड़कें बनाना। ठीक है। हार्मोन्स वो सरकारी आदेश हैं जो इन बदलावों को शुरू करने के लिए भेजे जाते हैं। और ये आदेश आते हैं दिमाग में मौजूद ग्रंथियों से। मतलब दिमाग ही इस पूरे ऑपरेशन का हेडक्वार्टर है? हाँ, और इस हेडक्वार्टर में भी एक चेन ऑफ कमांड है। सबसे ऊपर है हाइपोथैलेमस। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो तय करता है कि बदलाव शुरू करने का सही समय आ गया है। ओके। वो पिट्यूटरी ग्रंथि को सिग्नल भेजता है, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। अच्छा, ये सुना है। पिट्यूटरी ग्रंथि एक मैनेजर की तरह है, जो फिर शरीर की अलग अलग फैक्ट्रियों यानी दूसरी ग्रंथियों को आदेश देती है कि अब अपना अपना काम शुरू करो। वाह, तो ये एक पूरी मैनेजमेंट हायरार्की है। तो फिर वो कौन से खास हार्मोन हैं जो किशोरावस्था में मुख्य भूमिका निभाते हैं? हम अक्सर टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन के बारे में सुनते हैं, जिन्हें पुरुष और महिला हार्मोन कहा जाता है। क्या ये वर्गीकरण इतना सीधा और सरल है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ये सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक है। अच्छा। सच तो ये है कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों के शरीर में टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों ही बनते हैं। फर्क सिर्फ उनकी मात्रा का होता है, उनके अनुपात का। आई सी। किशोरावस्था में लड़कों में टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन बहुत बढ़ जाता है और लड़कियों में एस्ट्रोजन का, और यही बदला हुआ अनुपात उन बदलावों को जन्म देता है जिन्हें हम द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहते हैं। चलिए इन बदलावों पर आते हैं। लड़कों में दाढ़ी मूंछ का आना और आवाज का भारी होना, ये शायद सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाले बदलाव हैं। हाँ, बिल्कुल। आवाज का फटना या वॉइस क्रैक, वो तो कई फिल्मों और कॉमेडी स्केच का हिस्सा रहा है। इसके बीच की साइंस क्या है? इसके पीछे है टेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन लड़कों के स्वर यंत्र यानी वॉइस बॉक्स, जिसे लैरिंग्स भी कहते हैं, उसके आकार को बढ़ा देता है। स्वर यंत्र के अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो आवाज पैदा करते हैं। जब स्वर यंत्र बड़ा होता है तो वोकल कॉर्ड्स भी लंबे और मोटे हो जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे गिटार के मोटे तार से गहरी आवाज निकलती है। अच्छा।
और वो जो आवाज का फटना होता है वो दरअसल वो दौर है जब दिमाग और वोकल कॉर्ड्स इस नए बड़े हो चुके इंस्ट्रूमेंट को बजाना सीख रहे होते हैं। मतलब कंट्रोल अभी बना नहीं है। एग्जैक्टली कंट्रोल अभी पूरी तरह से बना नहीं है, इसलिए आवाज कभी पतली तो कभी मोटी निकल जाती है। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब ये एक तरह की रिकैलिब्रेशन प्रक्रिया है। और लड़कियों के मामले में उनकी आवाज में इतना बड़ा बदलाव क्यों नहीं आता? क्योंकि एस्ट्रोजन का स्वर यंत्र पर वैसा असर नहीं होता। लड़कियों का स्वर यंत्र थोड़ा बढ़ता है, लेकिन लड़कों की तुलना में बहुत कम, इसलिए उनकी आवाज की पिच ऊंची ही बनी रहती है। और एस्ट्रोजन के दूसरे प्रभाव होते हैं? हाँ, एस्ट्रोजन के प्रभाव से शरीर में दूसरे बड़े बदलाव होते हैं, जैसे स्तनों का विकास और कूल्हों का चौड़ा होना। ये बदलाव शरीर को भविष्य में मातृत्व और प्रसव के लिए तैयार करते हैं। इन बड़े बदलावों के साथ साथ कुछ परेशान करने वाले बदलाव भी होते हैं, जैसे मुहासे। ओ हाँ, त्वचा का तैलीय होना और चेहरे पर मुहासे आना, ये तो लगभग हर किशोर की कहानी का हिस्सा है। हाँ, और इसके पीछे भी यही हार्मोन्स हैं। ये त्वचा के नीचे मौजूद तेल ग्रंथियों मतलब सीबेशियस ग्लैंड्स को जरूरत से ज्यादा सक्रिय कर देते हैं। मतलब ओवर एक्टिव हो जाती हैं। हाँ, एक तरह से सिस्टम में आए नए आदेशों से वो कंफ्यूज हो जाती हैं और बहुत ज्यादा तेल बनाने लगती हैं, जिससे रोम छिद्र बंद हो जाते हैं और मुहासे निकल आते हैं। इन बाहरी बदलावों के अलावा शरीर के अंदर प्रजनन प्रणाली भी तो विकसित हो रही होती है। बिल्कुल, और शायद ये इस पूरी प्रक्रिया का सबसे अहम हिस्सा है। यही वो समय है जब इंसान जैविक रूप से प्रजनन के लिए सक्षम बनता है। लड़कियों में लगभग 11 से 13 साल की उम्र में मासिक धर्म यानी मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता है, जिसे मेनाची कहते हैं, पहला मासिक धर्म। हाँ, मेनाची। ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि उनके अंडाशय मतलब ओवरीज ने काम करना और अंडाणु या ओवा बनाना शुरू कर दिया है। ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में अक्सर खुलकर बात करने में झिझक होती है। बिल्कुल, जबकि यह एक पूरी तरह से स्वाभाविक और स्वस्थ जैविक प्रक्रिया है। जी, स्रोत बताते हैं कि ये चक्र औसतन 28 दिनों का होता है। हाँ, और ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। हर महीने एस्ट्रोजन और दूसरे हार्मोन्स के प्रभाव में गर्भाशय की अंदरूनी परत मोटी होने लगती है, ताकि अगर अंडाणु निषेचित मतलब फर्टिलाइज्ड हो जाए तो उसे पोषण मिल सके। और अगर नहीं होता तो? जब निषेचन नहीं होता तो ये परत और अंडाणु रक्तस्राव के रूप में शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ये प्रक्रिया प्रजनन क्षमता का एक अभिन्न अंग है। और लड़कों में प्रजनन से जुड़े क्या बदलाव होते हैं? लड़कों में टेस्टोस्टेरोन के प्रभाव से अंडकोश यानी टेस्टीज का विकास होता है और उनमें शुक्राणु मतलब स्पर्म बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। संक्षेप में कहें तो किशोरावस्था में दोनों ही लिंगों का शरीर प्रजनन के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। ठीक है, तो शरीर एक पूरी कंस्ट्रक्शन साइट बन चुका है, हर तरफ बदलाव हो रहे हैं। लेकिन इस पूरी इमारत का जो कंट्रोल रूम है यानी दिमाग, उस पर क्या असर पड़ रहा है? क्योंकि असल तूफान तो वहीं मचा होता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, और यहीं पर किशोरावस्था का विज्ञान सबसे ज्यादा आकर्षक हो जाता है। बताइए। अगर शरीर एक कंस्ट्रक्शन साइट है तो दिमाग उस साइट का वो हिस्सा है जहां सबसे ज्यादा वायरिंग और रीवायरिंग हो रही है। खासतौर पे मस्तिष्क का अगला हिस्सा जिसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स? हाँ, ये हिस्सा तर्क करने, योजना बनाने, परिणामों के बारे में सोचने और आवेगों को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है। अच्छा, तो जिसे हम समझदारी या परिपक्वता कहते हैं, वो इसी हिस्से से आती है। ठीक समझे। और समस्या ये है कि किशोरावस्था में दिमाग का ये हिस्सा पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ होता। ये तो 25 साल की उम्र तक विकसित होता रहता है। 25 साल? हाँ, लेकिन दिमाग का एक और हिस्सा है लिम्बिक सिस्टम, जो भावनाओं, आवेगों और इनाम की चाहत को नियंत्रित करता है। ये हिस्सा किशोरावस्था में हार्मोन्स के कारण पूरी तरह से सक्रिय और ओवरड्राइव में होता है। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब गाड़ी का एक्सेलरेटर यानी लिम्बिक सिस्टम तो पूरी तरह से दबा हुआ है, लेकिन ब्रेक यानी प्री फ्रंटल कोर्टेक्स वो अभी ठीक से इंस्टॉल भी नहीं हुए। यही सबसे अच्छी उपमा है, और यही वो न्यूरोलॉजिकल असंतुलन है जो किशोरों के व्यवहार को समझने की कुंजी है। अच्छा, यही वजह है कि वे ज्यादा जोखिम उठाते हैं, दोस्तों से जल्दी प्रभावित होते हैं और उनके मूड में तेजी से उतार चढ़ाव होता है। उनका दिमाग
तात्कालिक संतुष्टि और सामाजिक स्वीकृति के प्रति बहुत संवेदनशील होता है। जबकि परिणामों के बारे में सोचने की क्षमता अभी बन रही है। एग्जैक्टली। तो जिसे हम मूड स्विंग्स या लापरवाही कहते हैं, वो असल में उनके दिमाग के विकास की एक अवस्था है। ये जानना अपने आप में बहुत कुछ बदल देता है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि जब कोई किशोर दरवाजा पटक कर चला जाता है तो वो सिर्फ बदतमीजी नहीं कर रहा, बल्कि उसका भावनात्मक दिमाग उसके तार्किक दिमाग पर हावी हो गया है। बिल्कुल। ये भ्रम, पहचान का संकट, खुद को लेकर असुरक्षा, ये सब इसी दिमागी उथल-पुथल का हिस्सा है। वो एक ही समय में बच्चा भी नहीं रहना चाहते और वयस्क होने की जिम्मेदारियों से भी डरते हैं। उनका दिमाग एब्स्ट्रैक्ट सोच विकसित कर रहा होता है। वे दुनिया, न्याय और अपनी पहचान के बारे में बड़े-बड़े सवाल सोचने लगते हैं। ये एक बहुत ही तीव्र मानसिक और भावनात्मक विकास का दौर है। जाहिर है, इस दोहरी कंस्ट्रक्शन साइट शरीर और दिमाग को चलाने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा और सही कच्चे माल की जरूरत पड़ती होगी। बिल्कुल। यहीं पर पोषण की भूमिका आती है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस उम्र में शरीर को एक संतुलित आहार की सख्त जरूरत होती है। प्रोटीन, जो शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, जो ऊर्जा देते हैं, और विटामिन, खनिज। हाँ, वो उन हजारों छोटी छोटी रासायनिक प्रक्रियाओं को संभव बनाते हैं जो पर्दे के पीछे चल रही होती हैं। हमारे स्रोत में खास तौर पर आयरन पर जोर दिया गया है। इसकी क्या खास वजह है? आयरन हीमोग्लोबिन बनाने के लिए जरूरी है, जो खून में ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है। तेज शारीरिक विकास के दौरान शरीर में खून की मात्रा बढ़ती है, इसलिए आयरन की जरूरत भी बढ़ जाती है। अच्छा। और लड़कियों के लिए ये और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि मासिक धर्म के दौरान वो हर महीने खून और उसके साथ आयरन खोती हैं। आयरन की कमी से एनीमिया हो सकता है। हाँ, यानी खून की कमी, जिससे थकान, कमजोरी और ध्यान केंद्रित करने में मुश्किल होती है। तो कुल मिलाकर अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटे तो किशोरावस्था बचपन से वयस्क बनने के बीच का सिर्फ एक पुल नहीं है, बल्कि एक पूरी काया पलट है। एक काया पलट सही शब्द है। एक ऐसी प्रक्रिया जो हार्मोन्स द्वारा निर्देशित होती है और जिसमें शरीर और दिमाग दोनों का पुनर्गठन होता है। कानूनी तौर पर हम 18 साल में वयस्क हो जाते हैं, लेकिन जैविक और न्यूरोलॉजिकल तौर पर यह सफर 25 साल की उम्र तक चलता रहता है। सही कहा। इसे एक मुश्किल दौर के रूप में देखा जाता है, लेकिन इसके पीछे के विज्ञान को समझना हमें इसके प्रति ज्यादा सहानुभूति और समझदारी विकसित करने में मदद करता है। ये जीवन का एक जरूरी सार्वभौम और रचनात्मक चरण है। ये वो समय है जब एक इंसान की भविष्य की पहचान की नींव रखी जाती है। और ये जानना कि ये सारे बदलाव, चाहे वो शारीरिक हों या भावनात्मक, सामान्य और स्वाभाविक हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी राहत की बात हो सकती है, न सिर्फ किशोरों के लिए बल्कि उनके माता पिता के लिए भी। बिल्कुल। आज हमने किशोरावस्था को चलाने वाले मुख्य हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन की बात की, लेकिन हमारा शरीर इन रासायनिक संदेशों का एक अद्भुत ऑर्केस्ट्रा है। सोचिए एड्रीनल हार्मोन के बारे में, जो खतरे के समय हमें लड़ो या भागो के लिए तैयार करता है, या थायरॉक्सिन के बारे में, जो हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म की गति तय करता है। यहाँ तक कि हमारे सोने जागने का चक्र भी मेलाटोनिन नाम के हार्मोन से नियंत्रित होता है। हाँ, तो ये सोचना कितना आश्चर्यजनक है कि हमारा हर एहसास, हमारी ऊर्जा का स्तर और हमारा व्यवहार कितने गहरे स्तर पर इन अदृश्य रासायनिक संदेशों से जुड़ा हुआ है। सही बात है। हम जिसे मैं कहते हैं, उसका कितना हिस्सा हमारी चेतना है और कितना हिस्सा हमारे भीतर चल रही ये खामोश रासायनिक बातचीत,